नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। शिक्षक भर्ती को लक्ष्य मान करके मैं इस प्रैक्टिस को प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें सभी प्रकार की जो टीचिंग वैकेंसीज है उसके टॉपिक को कवर किया जाएगा। उनको लेकर के मिसलेनियस प्रैक्टिस सीट आपको कवर कराई जाएगी और इस सोल्यूशन प्रोसेस हम आपको आपकी तैयारियों में सबसे वैल्यूएबल एफर्ट के रूप में प्रोवाइड करेंगे। एक विश्वास मानकर, एक फेथ जनरेट करके, एक दूसरे के साथ एक अच्छा तालमेल और कोऑर्डिनेशन बना करके इस प्रयास को प्रारंभ करिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आगे आने वाली जितनी भर्तियाँ होंगी, जिसका आप एक उद्देश्य की तरह इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी से मिले और उसमें हम सबसे अच्छा बेहतर करके सफलता अर्जित करें, वो चाहे अपना सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, केवीएस की भर्ती हो, रेलवे पीआरटी हो, बीपीएससी आपका 4.0 हो, जितनी भी अलग अलग भर्तियां हैं, सभी प्रकार में अगर हम लोग एक एग्जाम पैटर्न को फॉलो करें तो सवालों का नेचर काफ़ी हद तक सिमिलर, काफ़ी हद तक वेराइट, जिसकी एक वरीयता समझनी पड़ेगी। अगर आप अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छा है, बेहतर माना जाता है। हालांकि मैं आगे भी प्रयास करूंगा जो अलग अलग एग्जाम को अलग अलग टारगेटेड करके करूंगा, क्योंकि उसमें भी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप उसमें अच्छे से कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस समय की ज़रूरत यही है, आपको एक अच्छे तालमेल के साथ अपनी प्लानिंग को, अपनी प्रिपरेशन को प्रारंभ करने की। मैंने आपको पहले से भी कहा था और उस वीडियो में आपके बहुत सारे रिस्पॉन्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए। मैं उन सभी कमेंट से ही यहाँ पर इस सेशन को प्लान कर रहा हूँ और बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके जुड़ने का, आपके लगने का, आपके मेरे साथ काम करने का। अगर अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बनेगा, हम सब एक दूसरे को समझेंगे, आप भी एक रीच हमें देंगे, इस वीडियो को रीच देंगे, इसको शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, नए होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम इस प्रयास को रेगुलर करेंगे, जैसा कि मैं आज 7 बजे से इस प्रयास को प्रारंभ कर रहा हूं। तो सभी लोग ध्यान से मन लगाकर पहले सवाल से मेरे साथ जुड़े। सवाल अभी मिसलेनियस है, उद्देश्य इसका यही है कि एक अवेयरनेस हो, जानकारी हो उन सवालों की जो पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती में, अलग अलग परीक्षाओं में। मैं आपको मेंशन करते चलूंगा किस तरह का सवाल कहाँ, किस स्तर पर, किस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे जो पहला सवाल है, सवाल को अगर आप देखेंगे तो पीआरटी का एक ठीक सवाल है, मतलब लेवल वाइज सवाल है। पीआरटी का उतना आसान सवाल नहीं, आप इसको बिहार में देख सकते हैं, केबीएस में देख सकते हैं, सुपर टेट में भी इस सवाल को देख सकते हैं, इवन अगर आप पात्रता परीक्षा देते हैं यूपी टेट तो उसमें भी देख सकते हैं। कह रहा है सवाल, यदि किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 5 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा। एक बात दिमाग में रखिए, इस तरह के सवाल को करने के लिए हम एक विभाज्यता का पैटर्न दिमाग में रखें कि अगर हम किसी संख्या a को b से भाग करते हैं और उसमें भी अगर मैं आपको कहूं कि a का मान छोटा है b से, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो वह जो a है ना वही रिमाइंडर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 3 को करूंगा 5 से भाग तो 3 ही रिमाइंडर है। अगर मैं 7 को करूंगा 11 से भाग तो 7 ही रिमाइंडर है। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि वह छोटी संख्या जिसको आप भाग कर रहे हैं वही दरअसल रिमाइंडर हो जाता है। अब जैसे इस सवाल पर आइए, तो इसने कहा कि एक संख्या थी जिसको अगर हम 5 से भाग कर रहे थे, एक संख्या थी जिसको हम 5 से भाग कर रहे थे, तो भागफल नहीं बल्कि रिमाइंडर 3 आ रहा था। तो क्यों ना हम उस संख्या को कुछ और सोच करके हम 3 ही मान लें। इसमें बुराई क्या है बताइए। जो आप पीछे अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, पैटर्न पढ़ रहे हैं, उसी तरह से चलिए। अगर हम 5 से भाग करें तो क्या रिमाइंडर 3 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मतलब लॉजिकली सेट हो रहा है। क्यों हम बड़े नंबर पर जाएं? जाने को तो जा सकते हैं। कैसे? 5 का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है, और उसमें 3 जोड़ दीजिए, शेषफल 3 ही आएगा। जैसे 5 1 के 5 प्लस 3 कर दीजिए, 8 होगा। 8 को 5 से भाग करिए, शेषफल 3 आएगा। 5 दूना 10 है, 10 में 3 जोड़ दीजिए, 13 होता है। 13 को 5 से भाग करें, शेषफल 3 आएगा। कोई भी 5 से कटने वाली संख्या में 3 जोड़ करके अब 5 से उसको भाग करेंगे, शेषफल 3 आना मस्ट हो गया। तो इसका मतलब वो संख्या हमने सबसे इनिशियल, सबसे छोटी 3 मान ली। अब हमसे कह रहा है कि अगर उसके वर्ग को, मतलब इस 3 के वर्ग को अब हम 5 से भाग करें तो मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? तो 9/5 होगा। और 9/5 होगा तो रिमाइंडर बोलिए, 5 1 के 5 4, 9 होगा तो रिमाइंडर इस केस में कितना आएगा? 4। आप किसी भी सवाल में, किसी भी परीक्षा में इस तरह के अगर सवाल को फेस करते हैं किसी भी पैटर्न में, तो आपको इसी तरह से ही अप्रोच करना पड़ता है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। बिहार के आधार पर सवाल बनाया गया है, लेकिन बनने को कहीं भी बन सकता है। बिहार का मतलब बीपीएससी, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से लिए गए, वो आपको दिख जाएगा सवालों के पैटर्न को फेस करने के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है। 5,000 रुपए है, अगर सपोज करिए 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। सिंपल सवाल होता है, मैं आपको बता दूं। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मेरे पास कोई मूलधन होता है, वह मूलधन सपोज करिए पी है, ब्याज की दर अगर मेरे पास यहाँ पर कोई R% पर एनम है, हम इस पर 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक जो सिस्टम है कि यह जो होता है ना, ये इक्वल होता है इन एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक समान या प्रत्येक वर्ष यह समान रहता है। जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो सक्सेसिव होता है, मतलब सतत होता है।
उसमें ब्याज पर ब्याज का आधार होता है, कॉन्सेप्ट होता है। सवाल क्या है कि अपने पास 5,000 का धन है, 10% की वार्षिक दर है, 2 साल के लिए हम चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1 वर्ष का जो अंतर होता है, 1 वर्ष का अंतर 1 साल का, क्योंकि 1 साल में जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसलिए अंतर 0 होता है। अगर हम 2 साल का अंतर कभी आपसे पूछें या कोई भी पूछे, तो 2 साल का अंतर आप ऐसे करिए, क्योंकि ब्याज दर वही रहेगी, बट इसमें क्या होता है, साधारण में क्या होता है कि मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पहले साल ब्याज वही दूसरे साल ब्याज वही तीसरे साल ब्याज, तो कोई फर्क, जैसे 10% की दर से आप जा रहे हैं तो 10% गुणे 2 साल मतलब 20% ब्याज मिलेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर आप जाएंगे तो 10% पहले साल रहेगा, लेकिन दूसरे साल 10% पर फिर 10% लग करके ब्याज मिलेगा, अर्थात 21% ब्याज मिलेगा। यही फर्क होता है, दोनों के बीच का अंतर जनरेट करता है। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला PR² / 10,000 होता है, आप लगा सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। P का मान मूलधन है, R का मान ब्याज दर है। अगर हमसे 3 वर्ष का पूछ ले, ठीक है, 3 वर्ष का अंतर अगर आपसे कभी किसी सवाल में पूछ ले, तो आप इसको पहले 2 साल का लिखिए जो PR² / 10,000 है। इसमें एक चीज बढ़ा दीजिए, लिखिए 300 + R। R का मतलब कितना है, 10 है, ठीक है, डिवाइड बाई, हम यहाँ पर 10 ना लिख करके क्या करते हैं, सिंपली R डिवाइड बाई 100, इसका उपयोग करके आप कर सकते हैं। अब जैसे सवाल पढ़िए, इसको क्या दिया हुआ है, इसने कहा कि अंतर 2 साल का कितना होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, जो कि कितना है बताइए, PR² / 10,000 है, ठीक है। P का मान कितना है बोलिए, P का मान 5,000 है, करेक्ट। R का मान कितना है, R का मान आप देख रहे 10% है, तो 10 का वर्ग अर्थात 10 × 10 होगा, बटे आप 10,000 कर दीजिए, ठीक है। PR² / 10,000, देखिए 4 0, 3 1 खत्म, 1 खत्म, इसका जब इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 50 का। 50 इसके लिए राइट सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए भी बिहार से रिलेटेड सवाल है, लेकिन ऑप्शन बिहार के हिसाब से बनाया गया, बाकी सवाल हर एग्जाम्स को रिलेट करेगा, आपके पैटर्न्स को रिलेट करेगा। इस तरह के सवाल आप चक्रवृद्धि ब्याज से देख सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत वेराइटीज हैं, अलग अलग टॉपिक्स के, कई तरह के सवाल बनते हैं, दोनों के रिलेशंस बनते हैं। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की ब्याज निकालने की बात होती है, बीच के वर्षों की ब्याज निकालने की बात होती है, गुने का कॉन्सेप्ट होता है। तो जितने भी अलग अलग अप्रोच हैं, उन सब जगहों से यहाँ पर सवाल फेस करने को मिलता है। ये सवाल मैं आपको बता दूं, ये आप सुपर टेट में देख सकते हैं, क्योंकि सुपर टेट में इस तरह का पैटर्न पूछा गया था, सिंपल फैक्टर, लेकिन 19 का पेपर था। अभी आगे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। KVS में आप सवाल देख सकते हैं, और बिहार में BPSC में भी सवाल आप फेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें लिखा है x² - 5x + 6 = 0, करेक्ट है। और हमसे जो मान पूछा है वो क्या है, x³ + 2x डिवाइड बाई कितना है, 6 है। थोड़ा बहुत अगर यहाँ दिमाग में लगाऊं, जैसे मैं x कॉमन करूं तो मेरे में आएगा क्या, x² + 2 डिवाइड बाई 6, कुछ ऐसे दिमाग चल नहीं रहा है इसको देख करके। मैं ऐसे सोच रहा था, देखिए मेरे दिमाग में आया कि भाई इसका फैक्टराइजेशन आना चाहिए अपने को, अगर आएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, आगे भी काम आएगा। कैसे, हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि ax² + bx + c = 0 होता है। इसके लिए एक फार्मूला काम करता है, जिसे श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं, मूल निकालने के लिए। क्योंकि एक बात और जानिए, जब भी कभी इस इक्वेशन की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर अगर जितनी है, सपोज करिए 2 है, तो उसके 2 सोल्यूशन पॉसिबल है, अर्थात इस इक्वेशन के 2 हल हो सकते हैं। श्रीधराचार्य के फार्मूले से करते हैं तो x = -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a अप्लाइड होता है। इसको आप समझिएगा, आप जुड़े रहिए ग्रुप में, हम बहुत सारे फार्मूले पैटर्न आपको बताते रहेंगे, तो जिससे आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से। अब सवाल पर अगर चलिए क्वेश्चन पर, तो जो हमारे पास इक्वेशन है, इस फार्मूले से तो सोल्यूशन हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसमें हमें करना क्या होता है, जो लास्ट टर्म होता है जिसे कांस्टेंट कहते हैं, उसको ले जाते हैं x² के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि कितना है, 1 है। आया कितना बताएं, 6। 6 का ऐसा 2 फैक्टर बनाइए जिनका जोड़ या घटाव x का गुणांक अर्थात 5 हो जाए। तो 2 × 3 6 होता है, 2 + 3 5 होता है। क्या लिखा जाएगा, x²। माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 2 + 3 इंटू x + 6 = 0। x² है, -2x है, -3x है, +6 = 0 कर दीजिए। x कॉमन करिए, x - 2 है, -3 है, x - 2 = 0 कर दीजिए। x - 2 कॉमन करिए और x - 3 बचेगा। नियमतः आप समझ पाए होंगे कि x - 2 अगर 0 कर दो तो x का मान 2 होगा। इसी प्रकार से अगर x - 3 0 कर दो तो x का मान 3 होगा। समझ रहे, x के मान कितने आ गए, x का मान 2 भी आ गया और 3 भी आ गया। अगर x के मान 2 और 3 आए तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर पहले में ही रख दीजिए, सबसे पहले मान लीजिए मैंने 2 रखा, तो 2 रखते ही 2 का क्यूब होगा प्लस 2 × 2 होगा, करेक्ट, / 6 होगा। तो 8 × 4 = 12 बटे 6 करने पर 2 आएगा, ये 8 होगा ना, यस।
ये 4 होगा, 8 4 12/6 करने पर 2 आएगा। और अगर हम 3 रखते हैं, देखिए यहाँ पर एक 2 आंसर आया, अगर हम 3 रखते हैं तो 2 की पावर 3 की पावर 2 होगा। यहाँ पर जैसे अपने पास सवाल क्या है, अगर x की वैल्यू हम 3 करते हैं तो 3 की पावर 3 होगा, ठीक है, प्लस 3 गुणे 3 होगा, 2 गुणे 3 होगा, 2 गुणे 3 होगा, डिवाइड बाई सी। एक चीज मैं मिस कर गया, यहाँ पर 6 नहीं, अगर सवाल को देखिए तो 3 है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर जो वैल्यू पा रहे हैं ये आंसर सही नहीं देगा। इस हिसाब से आप पहले इसको समझिए, इसको जो यहाँ पर 3 लिखा था 3 लिखिए। हम उस समय जरूरत नहीं थी, मैंने 6 लिख दिया था, बट इसकी हमें जरूरत उस समय नहीं थी। अभी देखिए क्या हुआ, ये x की वैल्यू अगर आपने 2 माना है तो 2 की पावर 3 होगा, प्लस कितना हो जाएगा बताएं, 2 गुणे 2 होगा, डिवाइड बाई आपका 3 होगा, तो ये 8 हो गया और ये 4 है, तो 8 4 12/3 करने पर 4 आएगा। 4 मैच कर रहा है, बट अगर आप बिहार का बीपीएससी पेपर दे रहे हैं तो अभी रुक जाइए, भी मत करिएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 होगा क्योंकि x की जगह पर 3 रख रहे हैं, और 2 गुणे 3 होगा तो ये 27 हो जाएगा, और ये 6 होगा, डिवाइड बाई 3 है, 27 से 33/3 होगा, और 33/3 का मतलब 11 होगा, तो ये भी आंसर सही होगा। और अगर आप बीपीएससी पेपर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ए और सी दोनों कनेक्ट करेगा, मतलब ए और सी का अर्थ जैसे यहाँ पर अब आगे के एग्जाम्स में इस टाइप से बहुत देखते हैं आप लोग, जो कई आंसर को सेलेक्ट करने वाला क्वेश्चन बहुत बनता है, मतलब ये भी सही है, वो भी सही, ये भी सही, इस तरह से मिलाने वाला सवाल बहुत बनता है। तो ये सवाल के 2 आंसर्स हैं जिसके लिए डी ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का, प्रोबेबिलिटी का, सेट थ्योरी का ना, इन सब का भी बहुत उपयोग है, सांख्यिकी का, इन सब की बहुत जरूरत है। अब देखिए सर्कल का सिंपल सवाल है, यदि एक अर्धवृत्त का मतलब होता है सेमी सर्कल, करेक्ट है, कि परिधि, परिधि मतलब होता है बेसिकली परिमाप, जो उसका सर्कमफेरेंस होता है, हमको दे रखा है, तो उसका व्यास हमसे पूछ रहा है, व्यास का मतलब डायमीटर, जैसे सर्कल का भी है, ये देखिए सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, और इसका डबल कर दीजिए तो डायमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है। डायमीटर जो होता है 2 × r होता है, रेडियस का डबल होता है। सवाल क्या, क्वेश्चन क्या कहता है, अर्धवृत्त की जो परिधि है, परिधि का मतलब परिमाप, जैसे हमने सर्कल बनाया, ये देखिए ऐसे हमने कर दिया, करेक्ट है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, करेक्ट है, रेडियस है, रेडियस है। अब इस सिचुएशन में अगर इसकी परिधि का मतलब कितना, सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर ये सिंपल सर्कल है तो इसकी जो सर्कमफेरेंस है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये 2πr होती है। इस केस में जो ए वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, 2πr डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर होगा, और जबकि ए वाला जो हिस्सा है r है प्लस r है मिलकर के 2r है, तो इनको जोड़ते हैं तो कितना होने वाला है, πr प्लस 2r, हम लोग r कॉमन कर ले, पाई प्लस 2 हो गया, यही बेसिकली परिधि बोली जाएगी। अब इस परिधि का मान अगर हम लोग को 44 दिया है और आपसे रेडियस का डबल अर्थात डायमीटर पूछ रहा है, आइए देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या पॉसिबल बनता है। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 44 को रहने देते हैं, बराबर r रखते हैं, 22/7 क्योंकि पाई का मान 22/7 ही होता है, प्लस 2 कर दीजिए, तो यहाँ 44 कर दीजिए बराबर r, और देखिए कितना होगा, 22 + 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 होगा, ठीक है, तो यह 44 ही हो गया, बराबर r हो गया, 22 14 36 होता है, 36 हो गया, डिवाइड बाई 7 होगा। देखिए एक डाउट यहाँ बन सकता है, दरअसल अर्धवृत्ति का परिमाप नहीं बोला था, परिधि बोला था, परिधि का मतलब केवल इतना ही हिस्सा लिया है इसने, ये वाला हिस्सा, अगर ये परिमाप बोलता तो पूरा लेना पड़ता, जो अभी करने से देखिए कैंसिल नहीं होगा, आप यहाँ से 4 से काटिए, देखिए प्रॉपर कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसलिए यह जो मान है यह बेसिकली परिधि के ऊपर डिपेंडेंट है, परिधि का मतलब केवल πr लिया है, और πr लेकर देखिए क्या बनता है सवाल, तो πr अगर हमने लिया तो बराबर हम कितना कर दें, 44, यही सब डाउट्स आपको दूर करने हैं। पाई का मतलब 22/7 है, गुणे हम r कर देते हैं, बराबर हमने 44 कर दिया, 22 दूना 44 कर दिया, r बराबर 14 हो गया। अगर r आपका 14 है, रेडियस आपके पास 14 है, तो आपसे पूछा क्या है, उसका व्यास मतलब डायमीटर, तो 14 दूना कितना होगा, 28, इस केस में देखिए आंसर 28 हुआ। और अगर यहाँ से भी करते हैं हम लोग, देखिए 4 9 बार 36 होता है, 4 11 बार 44 होता है, तो r का मान 77/9 हो गया, इसका भी डबल करने से बनता नहीं, तो इस किसी भी केस में इस सवाल का जो राइट सोल्यूशन होगा वो आपका ई ही ऑप्शन होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर हम राइट की बात करें, सही की बात करें तो यही होगा। ये वाला पोर्शन तब लगाइएगा जब यहाँ परिधि की जगह पेरीमीटर दिया हो। अब आप कहोगे सर पेरीमीटर और परिधि में फर्क क्या होता है, दरअसल सेंस फील एक ही होता है, बाउंड्री की लेंथ ही आपको परिधि देती है और परिमाप देती है, बट जब लेंथ रेक्टिलिनियर होता है, सीधी सरल रेखा होती है, तो परिमाप जनरेट करती है। जब कर्व का यूज किया जाता है तो परिधि, सर्कल में सर्कमफियरेंस होता है, सेमी सर्कल में परिमाप होता है, ये बाउंड्री की पूरी लेंथ होती है। तो लेकिन इसने जब परिधि बोला था तो इसका मतलब इस वक्र की ही बात कर रहा था,
कर्व की ही बात कर रहा था, ये पूरे की बात नहीं कर रहा था। तो राइट सोल्यूशन इसका ई ऑप्शन है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या है, ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर के 4 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष रह जाता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बहुत अलग अलग सवाल, महिला पुरुष बच्चे, क्षमता पर, काम छोड़कर जाने, शामिल हो जाने पर, अल्टरनेट डेज पर, पेयर पर, ठेकेदारी पर, जो भी अलग अलग तरह के सवाल आप देखते हैं फेस करने को मिल जाते हैं। ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में, जबकि बी से अगर वही काम करा लो तो 16 दिन लगता है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग टोटल वर्क की बात करें, जो संख्या 12 से कटे 16 से कटे, वह संख्या क्या हो सकती है, आप खुद सोच लीजिए। 16 से कटे 12 से, तो ऐसी संख्या हम लोग 48 ले सकते हैं, 48, जो दोनों से कट जाएगी। यह बेसिकली क्या होगी, एक ऐसी संख्या होती है जो कि एलसीएम की तरह ट्रीट की जाती है, अर्थात दोनों से कैंसिल होने वाली। इसी को हम टोटल वर्क, दरअसल हम टोटल वर्क हमेशा एक मानते हैं, बट एक का उपयोग करके हम फ्रैक्शनल टर्म यूज करें, कैलकुलेशन टप करें, इससे बेहतर होता है कि ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों से कटे। 12 चौके 48, मतलब ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 3 है। इस प्रकार से ए की क्षमता और बी की क्षमता हमने सोच लिया। क्षमता मतलब होता है कि यूनिट समय, अर्थात एक समय में किया गया कार्य। अब दोनों अगर मिल गए तो इन दोनों ने काम करना शुरू किया, और काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 7। कह रहे कि दोनों करते हैं और 4 दिन तक करते हैं, दोनों करते हैं और 4 दिन तक करते हैं, मतलब कितना कार्य करते हैं, 28 कार्य डन करते हैं। 28 कार्य करने के बाद सवाल कह रहा है कि कितना काम शेष रहेगा। सोचिए 48 में से 28 निकाल दें तो 20 कार्य अभी शेष है, 20 कार्य शेष है। अब इस 20 को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 20 कार्य शेष है। टोटल कितना था, 48, 20 शेष है। जैसे आपको मैंने दिया 10 सवाल करने को, आप करे अभी तक 5, तो आप कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ एक आधा किया आपने अभी तक, तो अभी शेष कितना है, 20। और कितने में से शेष है, 28 में से, 48 में से। तो हम इसको 4 पंचे 20 कर सकते हैं, 4 12 बार 48, अर्थात 5/12 वर्क अभी शेष है, रिमेन है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है। यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन है, एकदम करेक्ट आंसर आप लोग नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। 12 बहुभुज वाले भुजाओं में, बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। विकर्ण क्या होते हैं पता है, विकर्ण को कहते हैं डायगोनल, और यह जो ऐसी लेंथ होती है किसी एक फिगर में, पॉलीगन में, जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाती है। जैसे मान लीजिए हम आयत बनाते हैं, ऐसे बनता है, अपोजिट वर्टेक्स से होते हैं, जो 4 होते हैं बिंदु। अपोजिट का मतलब इसको इससे मिलाएं तो एक विकर्ण, इसको इससे मिलाएं तो दूसरा विकर्ण। विकर्ण हमेशा अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली रहती है। जैसे त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, क्योंकि कोई अपोजिट वर्टेक्स नहीं होता। तो हम आपको बता दें, अगर कोई भी पॉलीगन है, और पॉलीगन का मतलब साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 3, 3 से, इसे बहुभुज हिंदी में कहा जाता है, 3 से कम ज्यादा भुजाओं की हो, तो ऐसे में जो विकर्णों की संख्या होती है, नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल अर्थात विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होती है। विकर्णों की संख्या x बराबर n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होता है। अब अगर जैसे इसने कहा कि 12 भुजा है इसमें, तो हम लिख देते हैं 12, 12 माइनस 3 डिवाइड बाई बताएं कितना, 2 है, 2 छंगे 12 है, ठीक है, 6 गुणे 12 में से 3 निकलेगा, 9 है, 9 छंगे 54 है। तो 54 विकर्ण होंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये 4 भुजाएं हैं, तो अगर इसके विकर्णों की संख्या फार्मूले से जस्टिफाई करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 माइनस 3 बटे आप 2 कर दीजिए, 4 से 3 निकला 1, 1 गुणे 4 बटे 2, विकर्ण कितने हुए, 2। ऐसे अगर पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन है, तो 5 भुजाएं हैं, तो 5 गुणे 5 माइनस 3, 2 बटे 2 करिए, तो 5 यहाँ पर विकर्ण होंगे, चेक कर लीजिए, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण, 5 विकर्ण। जिस तरह से विकर्ण, आप हेक्सागन है, देखिए ए है 2, ये पहले भुजाएं पहले बना लेते हैं, ये देखिए। अब अगर इसके विकर्णों की संख्या ऐसे सोचिए फार्मूले से, तो कितनी होगी, 6, 6 में से 3 निकलेगा 3 बटे आप कर दीजिए 2, 2 तिया 6 होता, 3 तिया 9 होता है। इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, काउंट कर लीजिए, आपको 9 मिल जाएंगे। जितना लिखा है 3 तिया 9 हो जाएगा। इस प्रकार से विकर्णों की संख्या इस क्वेश्चन में 54 है। अगले क्वेश्चन पर आइए। 7 संख्याओं का औसत 64 है। 7 संख्याएं जिनका औसत कितना है, 64 है, जिसमें पहली 4 संख्याओं का औसत 55 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ये ऐसे है कहानी, देखिए इसको समझिएगा। 1 से लेकर ऐसे 7 कुल संख्याएं लिखी गई हैं। ये कुल संख्या 7 है, जिनका एवरेज कितना दिया बताएं, जिनका एवरेज है 64,
7 ऐसे कुल संख्याएं हैं जिनका एवरेज 64 है, जिसमें से प्रारंभ की जो 4 संख्याएं हैं देखिएगा ऐसे रही होंगी 1 2 3 4 5 6 और 7। कह रहा प्रारंभ की जो 4 संख्याएं हैं, प्रारंभ की 4, उनका एवरेज है 55। अंतिम की जो 3 संख्याएं हैं, अंतिम की 3 मतलब ए। अब जैसे इसने देखिए क्या लिखा है, पहली 4 संख्याओं का औसत 55 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है, इसका मान बताइए कितना होगा। कैसे कर सकते हैं समझिएगा। हम सब जानते हैं कि जो एवरेज होता है औसत, औसत बराबर सम डिवाइड बाई नंबर होता है। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। जोड़ को संख्या से भाग कर दीजिए तो क्या बनता है बताइए, औसत बनता है। जैसे संख्या कुल 7 थी, कितनी थी, 7 थी, और औसत कितना था, 64 था। तो योग कितना होगा इन सातों संख्याओं का बताइए। 7 चौके 28 होता है, 7 छंगे 42, 42 दो कितना होता है, 44, 448 हो गया। पहली जो 4 संख्या थी इनका एवरेज 55 है, तो 55 गुणे 4 कर दें, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दो 22, इनका जोड़ 220 है। जो अंतिम 3 संख्या है इनका पहले योग बताइए कितना हो गया। योग करना है, 448 है जो यहाँ पर, उसमें से 220 घटा दे, ये आपका 8 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, योग कितना हो गया, 228 हो गया। अब आपको औसत अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा बताइए। 228 डिवाइड बाई कितना, संख्या कितनी है, 3, ठीक है, संख्या 3 है, 3 सत्ते 21 होता है, 3 छंगे 18, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाए, 3 सत्ते 1 सेकेंड देखिए कलर बदल गया इसका, कोई बात नहीं। 3 सत्ते 21 होता है, 3 छंगे 18, फिर 76 हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास अगर 7 संख्या दी गई थी, उनका एवरेज आपको 64 दिया था, पहली 4 संख्याओं का औसत अगर 55 दिया था, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत हम लोगों ने निकाला, वह औसत एग्जैक्टली 76। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसमें मिसिंग नंबर, एक नंबर छूट जाता है, उसका मान पूछ लेता है, एक नंबर रिपीटेड होता है, ओवरलैप्ड होता है, उसका मान पूछ लेता है, तो अलग अलग तरह के सवाल पूछ लेता है। तो आप सब एकदम कॉन्फिडेंट रहिए ऐसे सवालों पर, इस पर फोकस जरूर बनाइए। अच्छा, 8वां सवाल देखिएगा, नाव धारा का लिया गया है। अभी पूरे टॉपिक तो कवर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम सवालों का पैटर्न समझ सकते हैं कि ऐसे सवाल ही एग्जाम से आते हैं। एक नाव है जो धारा के विपरीत जब जाती है, वैसे भी आपको बता दूं, जब हम कोई भी काम, जैसे कहते हैं ना कि काहे विपरीत दिशा में चल रहे हो, जो फ्लो होता है, मतलब करंट चलता है, जिस दिशा में हवा चलती है, जिस दिशा में उसी दिशा में जमाना चलता है ना, यही होता है। जैसे पानी चल रहा है, पानी में फ्लो है, तो और नाव लेकर आप पानी में चले, जिस तरफ से पानी चल रहा है उसी तरफ जाएं, तो आपको पानी के फ्लो का सपोर्ट मिलेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे कभी आप साइकिल हवा में चलाइए तूफान में, तो जिस तरफ तूफान चल रहा उसी तरफ साइकिल चल रही, तो साइकिल की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। उल्टा चलिए तो ऑटोमेटिकली स्पीड घटती है। एक नाव जब धारा के विपरीत जाती है तो 30 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करती है, करेक्ट है। और धारा के साथ जब चलती है तो 3 घंटे में वही दूरी तय कर लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। देखो क्या मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी नाव है शांत जल में, शांत जल का मतलब स्पीड इन स्टिल वाटर, जो एकदम ठहरा पानी है, उसमें अगर स्पीड उसकी x है, इस पर मैं बढ़िया सेशन आपको दूंगा। और अगर वहीं पर पानी की चाल मतलब धारा की चाल, ठीक है, शांत जल में हमने इसको चाल बोला है, ध्यान रखिएगा, शांत जल में नाव की चाल है, ठीक है, चाल है, अगर x है तो पानी की चाल, अगर करंट धारा की चाल अगर मान लो y है, तो मैं कह सकता हूं अगर धारा के साथ, मतलब अगर कोई चाल कोई नाव की या धारा के साथ हो, धारा के साथ अगर चाल है तो उसको हम प्रेजेंट करें u से, और u बराबर x प्लस वाई हो जाएगा, क्लियर है। और अगर हम धारा के विपरीत चलते हैं, धारा के विपरीत चलते हैं, उस समय उसकी स्पीड v है, तो b बराबर x माइनस वाई हो जाएगा, करेक्ट है। अब एक बात दिमाग में रखिएगा सभी लोग, क्या कि ऐसी स्थिति में जब धारा के साथ की चाल है, जैसे मान लीजिए अगर शांत जल में आपकी चाल 10 है और धारा की चाल 2 है, तो धारा के साथ इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 12, और धारा के विपरीत इसकी चाल हो जाएगी 8। एक बात और समझिएगा, अगर कभी आपको धारा के साथ की चाल और धारा के विपरीत की दी गई है, इन दोनों को जोड़कर अगर 2 से भाग करिए, देखिए आपको शांत जल में नाव की चाल मिल जाएगी, और घटाकर 2 से भाग करिए तो धारा की चाल मिल जाएगी। अब सवाल कहता है कि 30, जैसे एक चीज तो बेसिक सबको पता होगा कि जो स्पीड होती है वह डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय होती है। नाव जब धारा के विपरीत चलती है, नाव जब धारा के विपरीत चलती है तो वह 30 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो उसकी जो चाल होती है, अगर आप समझ पाए होंगे, तो 30 किलोमीटर की दूरी को अगर 6 घंटे में तय करती तो उसकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की स्पीड है कब, धारा के विपरीत। और अगर साथ की बात करनी है, धारा के साथ की, तो वही 30 किलोमीटर की दूरी को वह 3 घंटे में तय करती है।
तो उसकी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में पूछा शांत जल में नाव की चाल, मैंने जैसे अभी बताया, कभी अगर आपको धारा के साथ की चाल पता है, धारा के विपरीत की चाल पता है, ऐसी केस में जैसे यहाँ पर पता है, देखो धारा के साथ की चाल कितनी है 10, विपरीत की चाल कितनी है 5, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दें, 15/2 आएगा, 7.5 हो जाएगा। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी चाल होगी, किसकी, नाव की। कब बताइए, धारा के साथ की चाल होगी, नहीं शांत जल में नाव की चाल होगी। अगर हमसे धारा की चाल पूछता तो 10 से 5 घटाते 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाता। तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला देखिएगा, एक राशि 2 वर्षों में 6,600, 3 वर्षों में 7,200 हो 7,260 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताएं। देखिए ये बहुत इजी सवाल होता है लेकिन समझना जरूरी है। इस पर और भी अप्रोच होते हैं। जैसे कोई पैसा हमने जमा किया, कह रहा है यह पैसा अगर हम 2 वर्ष तक कंटिन्यू रखते हैं तो यह पैसा 6,600 हो जाता है। मतलब हम जमा तो किए थे, जितना भी किए थे मुझे नहीं पता है, लेकिन 2 साल तक जमा करने पे यह पैसा 6,600 हो जाता है। इसी पैसे को अगर हम 3 साल तक जमा करते हैं, रखते हैं, तो 7,260 रुपए हो जाता है। मतलब ऐसे सवाल, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज का मोड, देखो साधारण ब्याज का मोड अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मोड अलग होता है। हमको यहां से यहां तक में कितने साल का गैप दे रहा है, 1 वर्ष का। जब भी कभी समय ऐसा क्रमिक हो, क्रमिक का मतलब 1 साल का गैप हो, जैसे 3 साल 4 साल हुआ, 6 साल 7 साल हुआ, 2 साल 3 साल हुआ, ऐसी स्थिति आए तो हम ब्याज दर आराम से निकाल सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है समझिएगा। प्रोसेस ये है कि हम इसको जीरो को जीरो से खत्म कर दे, सिंपल इंक्रीज चेक कर ले कितने का हो रहा है। और भी कुछ कट सकता है तो काट दे, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, फिलहाल कट रहा है। नहीं कट रहा है तो सिंपल, मतलब आपको नहीं प्रयास करना है तो मत करिए। यहां से यहां तक का डिफरेंस देखिए तो 40 20 60 6 66 होगा, 66 बढ़ रहा है, 66 गुणे 100 करके बटे आप 660 कर दीजिए, ठीक है। 10 बार जाएगा, 10 से इसको डिवाइड करिए, 10% की ब्याज दर कहलाएगी, जो आपको बी ऑप्शन में दिया है राइट सोल्यूशन के रूप में। बहुत प्रयास होते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। हमने 2 सवाल लिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको फेस कर रहे हैं, तो चैप्टर को ही पूरा डीपली पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। लास्ट सवाल देखिए आज के सेशन का मैं ले रहा हूं, उसको बहुत क्लियरली समझिएगा। यदि किसी सिलेंडर समझते हैं ना, जो आपका बेसिकली बेलन कहलाता है, कि त्रिज्या को डबल करते हैं और ऊंचाई को आधा करते हैं, तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। दरअसल कभी बेलन लीजिए, तो बेलन की बात करो तो ये देखिए बेलन है, इसके रेडियस है देखिए, और इसकी हाइट है, करेक्ट। अब अगर आयतन की बात करिए तो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यहां पर आर का उपयोग देखिए 2 बार है और एच देखिए तो केवल 1 बार है। इसमें सतत वृद्धि कमी का अप्रोच लगता है जब कभी भी त्रिज्या और ऊंचाई में परिवर्तन होता है, तो आयतन में परिवर्तन को पता करने के लिए। जैसे हमसे कहा है कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये न्यू है, देखिए कैसे जनरेट होगा। कह रहा है सवाल में कि त्रिज्या को दूना करते हैं, 1 से 2 करते हैं, और ऊंचाई को आधा करते हैं, लेकिन आप देखो त्रिज्या का परिवर्तन 2 बार हो रहा है, 1 से 2 1 से 2 2 बार किया। ऊंचाई को आधा करते हैं तो ऊंचाई को आधा करने का मतलब 2 से 1 करते हैं। अब हमसे सवाल कह रहा है कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। इसके लिए देखिए कुछ कटे तो काट दे, नहीं तो कह दे 1 से 2 हो गया। 1 से 2 होने का मतलब 1 का इंक्रीज हो गया, किस पर हो गया, 1 पर। 1 गुणे 100 बटे हम 1 कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं 100% की वृद्धि होगी, जो सी ऑप्शन में इस सवाल का राइट सोल्यूशन मिल रहा है। तो 10वां सवाल, आज के सेशन का अंतिम सवाल, एक विश्वास मानकर मैं आपको इस सेशन को शुरू कर रहा हूं। आप लोग मन लगाकर बस रहिए, करिए, समझिए। हर सेशन में कुछ ना कुछ नया, कुछ न कुछ नए एग्जाम का पैटर्न, उसके अप्रोच का पैटर्न, उसकी तरह के सवालों का नेचर, यही प्रयास रहेगा। और निश्चित मानकर चलिएगा, और बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा हमारे आपके आपस में जुड़ने को लेकर, हमारी कनेक्टिविटी को लेकर। जितना बेहतर हम कनेक्ट कर सकेंगे उतना ही बेहतर हम आगे प्रयासों में चीज़ों को शामिल भी करेंगे। और आपको भरोसा होना चाहिए मुझ पर, और है तो बताइएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। नए हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज।